19th क्वेश्चन, a point mass is placed anywhere inside a hollow spherical shell of uniform density. न्यूटन्स शेल थ्योरम यहाँ पर लगेगी जी, न्यूटन्स शेल थ्योरम यहाँ लगेगी, जो कि क्या कहती है कि अगर एक शेल के अंदर बॉडी कहीं भी है, उस पर ग्रेविटी से वो शील्डेड हो जाती है, उस शेल की ग्रेविटी से। बाकी दुनिया की ग्रेविटी उस पर लगेगी, शेल की ग्रेविटी से वो बॉडी शील्ड हो गई है, तो चाहे वो कहीं भी हो, तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा बाय द पॉइंट मास ड्यू टू द शेल विल बी जीरो। ओनली एट द सेंटर, ना ना ना, ओनली एट द सेंटर वाली बात ट्रू नहीं है, जीरो तो ट्रू है, नॉन जीरो गलत, मैक्सिमम एट सेंटर रॉन्ग, जीरो एट एवरी पॉइंट यस। दैट, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 तक तो हो गया हमारा डन। क्वेश्चन 20, द मास ऑफ द मून इज 1/81 टाइम्स ऑफ अर्थ, ठीक है, रेडियस इज 1/4 टाइम्स ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ की एस्केप स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, यानी अर्थ से किसी चीज को एस्केप कराना है तो इतनी स्पीड देनी पड़ेगी। तो मून से एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? देखो कुछ भी होगी, 11.2 तो नहीं होगी, ठीक है, मून काफी लेस मास का हो चुका है, तो कम होने वाला है तो पक्का है। तो एक बार लिखते हैं पहले एस्केप स्पीड का फॉर्मूला, तो ये होता है बेटा √2 GM/r, ओके, ठीक। तो अब चलिए ये मान लेते हैं अर्थ का है, मैं लिखता हूँ मून के लिए, तो वो भी यही होगा ना, √2 G, बट मास कितना है 1/81, तो मास हो जाएगा M/81। रेडियस कितना है, R है या R/4, 1/4 हो गया ना, तो R/4, 4 उठ के ऊपर आ गया बेटा। तो इसमें देखो GM/r और 2 को तो मैं एज इट इज रखूंगा, कंपेयर करने में आसान हो जाएगा, 4 बाहर आएगा तो 2, 81 बाहर आएगा तो 9, तो 2/9 टाइम्स ऑफ 2/9 टाइम्स ऑफ √2 GM/r, यानी अर्थ की जो स्पीड थी उससे इतने गुना ज्यादा हो गया ना। ये वैल्यू तो पता है 11.2 है, तो जस्ट क्या करना है, 2 × 11.2 डिवाइड बाय 9, हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं, 22.4 डिवाइड बाय 9, तो 9 3 ज़ा 27, तो 9 2 ज़ा 2 पॉइंट समथिंग, सॉल्व भी नहीं कर रहा मैं क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन है, बाकी सारे तो किलोमीटर दूर है, बहुत गलत गलत ऑप्शंस। तो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, दैट वुड बी आवर आंसर। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21, आइए चलें, ये लिख लिया आपने, चलिए। तो planet revolves around a star under gravitational attraction, no issue, which of the following, sorry, which of the following quantities remain conserved during the motion, मोशन के दौरान कौन सी चीज इसमें क्या रहेगी, कंजर्व। तो देखो, अगर कोई सिस्टम अंडर रोटेशन है, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, ओके, अगर कोई चीज अंडर रोटेशन है, मान लीजिए ये सन है और कोई प्लैनेट इसके चारों ओर रोटेट कर रहा है, जरूरी नहीं है पाथ सर्कुलर हो, तो मैंने इलिप्टिकल बना दिया। तो इस केस में क्या होगा, देखो एक बात की गारंटी है, फोर्स हमेशा अलोंग द रेडियस लगेगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगेगा, कहीं पर भी बात करूंगा, तो टॉर्क नहीं लगेगा, टॉर्क नहीं लगेगा, और अगर टॉर्क नहीं लगेगा तो एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो है ही, ठीक है। अब सॉरी, अब अगर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो है ही, तो ऑप्शन देखें किसमें बात कर रहा है, ओनली एंगुलर मोमेंटम, ओके, ये ट्रू हो सकता था, बाकी देख लेते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये भी तो ट्रू होगा ना, जब ये इसके पास पहुंच जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, दूर पहुंच जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन सेम, तो ऑप्शन सी, ठीक है, तो ऑप्शन सी, एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड, डन, ओके। 22, two wires of same length and area are subjected to the same force, okay, so which statement is correct about two wires A and B if A elongates more than B? इलास्टिसिटी की बात कर रहा है, यंग मॉडुलस ले लें, यंग मॉडुलस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, चेंज ऑफ लेंथ विद द ओरिजिनल लेंथ,
अब आपको क्या बोलता है, दोनों वायर के लिए सेम लेंथ है, सेम लेंथ है जी, सेम एरिया है, सेम एरिया है जी, सेम स्ट्रेचिंग फोर्स भी है। तो अब यंग मॉडुलस किसके ऊपर डिपेंड करता दिख रहा है, चेंज ऑफ लेंथ। और यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी बताता है कोई चीज कम इलास्टिक है या ज्यादा। तो देखो, अगर स्ट्रेचिंग ज्यादा है तो यंग मॉडुलस कम होगा, स्ट्रेचिंग कम हुई है, डेल्टा एल कम हुआ है, तो यंग मॉडुलस ज्यादा होगा। जैसे स्टील, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, है ना, स्टील खिंचता ही नहीं कितना जोर लगा ले। तो ए इज इलोंगेटिंग मोर, तो ए इज लेस इलास्टिक। मोर इलास्टिक वाली बात तो गलत हो गई भाई, A is less elastic while B is more elastic. Yes, because it stretches less. है ना, यही बात तो हुई। लेंथ में एक्सटेंशन कम आया, डेल्टा एल कम है तो यंग मॉडुलस ज्यादा है। ठीक है, अगर डेल्टा एल कम तो यंग मॉडुलस ज्यादा। ऑप्शन 22 का हो गया बी। डन। मूविंग टू नेक्स्ट। चलिए, क्वेश्चन 23। अंडर विच ऑफ द कंडीशन हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल। हुक्स लॉ क्या कहता है कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये तो नाम से क्लियर है ना, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल ही दिया तो ये कब वैलिड है, जब ये दोनों लीनियर रिलेशनशिप दिखाई दे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बस तो कहां तक लगेगा ये, थ्रू आउट द एंटायर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, नहीं जी नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए आगे बात बनाए तो ऐसा ऐसा सा ग्राफ बनता है ना, ऐसा, ये ऐसा थोड़ी होता है। इस हिस्से में हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता, खाली स्ट्रेट पोर्शन तक, यहाँ तक फॉलो होता है। तो ओनली इन द लीनियर रीजन, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट मतलब ही नहीं है। ओनली वन मटेरियल ब्रेक्स, अब टूटी गया अब कहीं की इलास्टिसिटी। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल मजाक के लिए दे रखा है आपको। ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, 24 पे आ जाए। ठीक है, बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन मूव्स विद वेरी हाई स्पीड, येट इट्स टेम्परेचर डज नॉट बिकम वेरी हाई। देखो, हमने बुलेट को गर्म थोड़ी किया था, है ना, हमने बुलेट को गर्म ही नहीं किया। तो बुलेट के पार्टिकल्स उतने गर्म क्यों होंगे, और अगर बुलेट के पार्टिकल्स गर्म नहीं होंगे तो बुलेट कैसे गर्म होगी। तो अब देखें, दिस इज बिकॉज टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन व्हाट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी मतलब ही नहीं है, मोमेंटम एक ही बात तो हो गई, एक्सटर्नल फोर्स नो, एवरेज इंटरनल एनर्जी यस। ये चीज सेम आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। ठीक है, डन। तो 24 का ऑप्शन सी हो गया हमारे पास, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, डन। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। आइए, लेट्स जूम इन। चलो, बड़ा क्लियरली विजिबल है यहाँ पर, ये इतना बहुत। आइए, अंडर विच कंडीशन does the total mechanical energy of the system remain constant। आ गया, तो सेम सवाल आ गया, सेम सवाल रिपीट आ गया क्या, हाँ रिपीट आ गया। चलिए नेक्स्ट पेज, सेम सवाल रिपीट आ गया था ये। चलिए, ओके, हाँ जी। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंड लॉ। देखो, फर्स्ट लॉ बोलता है कि आप हीट दो तो या तो वर्क डन हो जाएगा या इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ नहीं बताता कि हीट को कहाँ से कहाँ जाना जरूरी है, कौन सी बॉडी हीट को दे पाएगी कौन सी नहीं दे पाएगी, ये कोई डायरेक्शन के लिए कुछ रूल सेट नहीं करता। बट सेकंड लॉ आपको फिक्स करता है कि नेचर में पानी ऊपर से नीचे ही आएगा, अपने आप नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। हीट अपने आप हाई टू लो ही जाएगी, लो टू हाई नहीं जा सकती। तो ये कुछ कंडीशन सेट करता है। तो इट कंट्राडिक्ट्स द फर्स्ट लॉ, नहीं कंट्राडिक्ट तो नहीं करता है, कुछ केसेस में करता भी है, हमेशा नहीं करता। इट अलाउज ऑल द प्रोसेसेस दैट कंजर्व एनर्जी, ना जी, ऑल प्रोसेस तो नहीं। It rules out certain processes even if they satisfy energy conservation। Yes, ये कुछ प्रोसेस को कैंसिल कर देता है, सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस पे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। देखो, रिवर्सिबल का मतलब ये होता है, मान लीजिए हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचे, यहाँ पर कुछ प्रेशर था, कुछ वॉल्यूम था, कुछ टेम्परेचर था, 1 1 1। यहाँ पहुंचे, कुछ प्रेशर है, कुछ वॉल्यूम है, कुछ टेम्परेचर है। और अगर मैं कहता हूँ कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो यानी अगर मैं ऐसे गया तो वापस भी ऐसे ही आऊंगा, यानी सेम पाथ विल बी फॉलोड। ओके, तो यानी जो इनिशियल कंडीशंस थी वो ही सेम कंडीशन हमें वापस मिल जाएंगी।
दैट इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। नेचर में ऐसी कोई प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करती है वैसे। ओके, तो चलिए देखें अब इसमें क्या होगा। अ प्रोसेस दैट अकर वेरी रैपिडली मतलब ही नहीं है, वेरी रैपिडली होने का मतलब रिवर्स हो ही नहीं पाएगी बेटा। अ प्रोसेस इन विच द सिस्टम अलोन रिटर्न टू द इनिशियल स्टेट, नहीं नहीं नहीं, सिस्टम नहीं, सब कुछ वैसे का वैसा हो जाए, दैट इज रिवर्सिबल। A process that can be reversed so that both system and surroundings, yes, return to their original states without any net change elsewhere. इसीलिए ये काम इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुछ भी ना बदले और कुछ हो जाए ऐसा नहीं होता है ना। इसीलिए कंप्लीटली रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करती नेचर में। बट आंसर हमारा सी है। लॉजिकली हम लोग बात कर रहे हैं, थ्योरेटिकली हम लोग बात कर रहे हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्या कहता है। ह्यूमन हार्ट बीट्स 75 टाइम्स पर मिनट, ओके, तो व्हाट ऑन एन एवरेज व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ओके, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ मेनी टाइम्स डज इट बीट, तो हाउ मेनी टाइम्स डज इट बीट 75 टाइम्स, तो आंसर हो जाएगा 75। नो, हाउ मेनी टाइम्स डज इट बीट इन 1 सेकेंड, ये क्या बोल रहा है, पर मिनट। तो भैया पर मिनट में इतना बीट कर रहा है, तो सेकंड में कितना करेगा, इतना करेगा पर सेकंड, पर सेकंड। ठीक है, पर सेकंड, तो कितना हो गया, डिवाइड कर सकते हैं 60, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग में दो ऑप्शन है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 60 वन जार 60, 15, तो 15 बच गया, तो 150 कर लो, तो 150, तो 16 9 जार, ऑप्शन ही नहीं आ रहा, रुको दोबारा करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं इसको ताकि डिवाइड करना इजी हो। 15 से कर लेते हैं, 15 4 जार 60, 15 5 जार 75, अब कर लेते हैं, आराम से हो जाएगा। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, यस, तो 1.25 हर्ट्ज ये आ गई हमारे पास में फ्रीक्वेंसी। अब ऐसा नहीं है कि मुझे डिवाइड नहीं आता, हो जाता है कभी कभी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी आ गई 1.25। ऑप्शन ए। टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पीरियड होता है 1/f, यानी कि 4/5, और 5 4 8 हजार 40, तो 0.8 सेकेंड्स, दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है जी, डन। चलिए आगे बढ़ूं, आगे बढ़ रहे हैं, मीनिंग समझ लेना बेटा, कॉमन मिस्टेक आपको बता दी मैंने। चलिए क्वेश्चन 28। दो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन दे दिए, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, ध्यान दो दोनों में ओमेगा ही है ना, यानी सेम फ्रीक्वेंसी, यानी दोनों अपने आप को एक साथ रिपीट करेंगे। ओके, सेम फ्रीक्वेंसी, और इधर है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है ना। अब अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है तो एक बात तो समझ के चलो, रिपीट तो करेगा, है ना, साइन थीटा की वैल्यू अपने आप को रिपीट करती है, साइन स्क्वायर की वैल्यू भी अपने आप को रिपीट करेगी। ये सारी वैल्यू कैसी आएगी, ओनली ओनली पॉजिटिव, कैसी आएगी, सॉरी, ओनली पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव, ठीक है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, अब आपसे पूछ क्या रहा है। बोथ एक्स वाई रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इक्वेशन हमने जो पढ़ रखी है वो या तो होती थी ए साइन ओमेगा टी, या होती थी ए कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे तो कोई सी भी नहीं है, तो मतलब कोई सा भी सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर दो फंक्शंस सिंपल हार्मोनिक, ए साइन ओमेगा टी ए कॉस ओमेगा टी, दोनों को आप मिला देते हैं तो भी सिंपल हार्मोनिक ही रहता है। कंडीशन है फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम, फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम, और लीनियर फंक्शन होना चाहिए बेटा। तो क्या ये वाला फंक्शन लीनियर है, यस। फ्रीक्वेंसी सेम है, यस। ये तो एसएचएम करेगा, ये एसएचएम करेगा। प्रूव करूं, प्रूव करूं, प्रूव करूं, चलो आगे कर देते हैं, छोटा सा प्रूफ है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, आपको पता नहीं है तो बता दिया मैंने, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, मैं चाहता हूं सिंगल साइन ओमेगा टी आ जाए। तो देखो दोनों टर्म्स के अंदर एंगल सेम है, ठीक है, तो ये साइन थीटा है तो वो कॉस थीटा है। मैं क्या करूं, दोनों में कॉमन वैल्यू इंसर्ट करता हूं। देखो साइन 45 वैल्यू आती है 1/√2, कॉस 45 वैल्यू आती है 1/√2, तो मैंने दोनों को √2 से डिवाइड कर दिया और बाहर √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया जी √2, ये क्या हो गया, √2, ठीक। अब आ जाओ, अगर हम लोग अब यहाँ देखें तो ये क्या बन गया, साइन 45, है ना,
साइन 45, या मैं ऐसा करूं साइन ए कॉस बी बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, साइन ए कॉस बी। ये हो गया कॉस 45 और ये साइन ओमेगा टी, माइनस ये क्या बन गया, साइन 45 बोलता हूं इसको, साइन 45 कॉस ओमेगा टी। डन। तो देखो साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी, क्योंकि माइनस है, साइन ए माइनस बी रूट टू। तो ये जो अगर हमारे पास ये इक्वेशन है तो वो फाइनली इसमें कन्वर्ट हो जाती है। देखो क्या है हमारे पास ए साइन ओमेगा टी की फॉर्म में है, ए साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस फाइव, है ना, एक फेज डिफरेंस की बात है। तो देखो ये तो एसएचएम है, क्लियर हो गया, प्रूव कर दिया ये एसएचएम है। अच्छा लेकिन दूसरा साइन स्क्वायर कुछ भी कर लूं सिंगल पावर आ ही नहीं सकती बेटा, ठीक है, ये एसएचएम नहीं है। तो y रिप्रेजेंट्स एसएचएम, यस, while x is periodic, हाँ, but not SHM, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये एक बार नोट कर लेना अच्छे से ध्यान से, ठीक है। फिर भी कोई डाउट लगे, कमेंट सेक्शन इज योर्स, लेट मी नो। ओके, चलिए, अंडर विच कंडीशन आर बीट्स प्रोड्यूस्ड व्हेन टू साउंड वेव्स आर सुपर इम्पोज्ड। ओके, अगर दो साउंड वेव्स को आप सुपर इम्पोज कराते हैं तो बीट कब बनती है। बड़ा सिंपल है, बीट का मतलब ये दोनों वेव्स में हल्का सा फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होना चाहिए, एम्पलीट्यूड भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है, ना भी हो तो भी बात बन जाती है, बट फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंस, 3 से 4 फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा तो 4 बीट्स पर सेकंड बनेगी, 5 का डिफरेंस होगा तो 5 बीट्स पर सेकंड बनेगी, ठीक है। ओके, तो वेव्स हैव एग्जैक्टली द सेम फ्रीक्वेंसी, भैया अगर सेम हो गई तो बीट तो नहीं बजने वाली, ठीक है। वेव्स हैव स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, यस, एंड नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड, हाँ चलेगा। वेव्स ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन ओनली, ना जी, अपोजिट डायरेक्शन ओनली में स्टैंडिंग वेव बनती है, ठीक है, इसमें क्या बनती है, स्टैंडिंग वेव बनती है। वेव्स मस्ट हैव वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि लार्ज एम्पलीट्यूड हो, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। ओके, अच्छा तुमने एक चीज नोट की हो, मैं सारे ऑप्शंस पढ़ रहा हूँ, ओके। एग्जाम में भी ऐसे ही करना होता है, डायरेक्टली देखते ही ओएमआर पे फिल नहीं करना, नहीं, आप एक बार ऑप्शंस को चारों को पढ़े, कभी कभार हमारा दिमाग ना बेस्ट आंसर नहीं देख पाता, है ना, तो जरूरी है चारों ऑप्शंस देखें एक बार। What is actually transferred from one place to another during the propagation of wave? वेव के ट्रांसफर में क्या ट्रांसफर होता है, मैटर या एनर्जी, मैटर या एनर्जी, मैटर या एनर्जी, तो मैटर तो ट्रांसफर नहीं होता, वेव में मैटर का कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है जी, एनर्जी ओनली, यस, वेव्स ट्रांसफर एनर्जी ओनली, बोथ, सवाल ही नहीं उठता, कुछ भी नहीं तो फिर कर क्या रही है, नीदर का तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, वेव है तो भैया एनर्जी तो है ही।